आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं बिहारी सिंह जी सोलंकी, जो कि जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आइए, आपका स्वागत है सोलंकी जी। आपसे काफी लोग ये जानना चाहते हैं और अधिकतर लोगों की शंका है कि आपने जब पिछली बार नगरपालिका चुनाव में आप आए तो लोगों के बीच में अचानक आए, क्या भाजपा में आपकी ज्वाइनिंग थी? अचानक कैसे आपको नगरपालिका का टिकट? मैं इस विचार परिवार में 2000 से काम कर रहा था, लेकिन मैं श्योपुर जिले के बाहर ही जहाँ पार्टी मुझे भेजती थी, तो मैं पार्टी की विचारधारा के अनुरूप उसके एजेंडे पे काम करता था। फुल टाइमर होते हैं जो खून काले अपना घर परिवार छोड़ के और इस पार्टी के लिए काम करते हैं। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की माटी करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी हिस्सेदारी अदा करें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार को प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से जागरूक से चलाया जा रहा है। लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं 14 साल मैंने घर छोड़ करके काम किया। श्योपुर में मैं आया था तो प्रमुख लोग तो जानते थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक एजेंडे के तहत कुछ मुद्दे बना के और ऐसा प्रचार प्रसार किया। बाकी मैं लंबे नहीं, श्योपुर की जनता को ऐसा लगा कि आप बाहर से आए हैं। कई लोग तो ये समझने लगे कि आपका नाम बिहारी सिंह जी, तो मतलब लगा कि बिहार से कोई आया नया। ऐसी भी भ्रांति लोगों के बीच में। राजनीति में लोग अपने चुनावों में अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ईजाद कर लेते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। मैं यहीं रीची मेरा गाँव है, मेरी पढ़ाई भी श्योपुर में हुई। मैं पढ़ाई करने के बाद मैं ग्वालियर चला गया, वहीं से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, 9 साल उसमें काम किया। फिर 5 साल भाजपा में संगठन मंत्री रह के छतरपुर टीकमगढ़ जिले में मैंने काम किया। उसके बाद मैं यहाँ मेरे को पार्टी ने टिकट दिया नगरपालिका अध्यक्ष का और मैं चुनाव लड़ा। नगरपालिका में के टिकट भारतीय जनता पार्टी से लाना एक बड़ी बात है। क्या आपने पूर्व में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो बता सकते हैं आपके, जिसकी वजह से कि आपको डायरेक्ट नगरपालिका का टिकट दे दिया? मैं सब कुछ छोड़ करके रात दिन पार्टी जहाँ जैसा आदेश दिए मैंने उस पर काम किया। और मेरे जीवन में अभी तक मैंने विधानसभा और लोकसभा के 42 इलेक्शनों में काम किया है, पार्टी ने जहाँ तक भेजा। और उसके अलावा भी पार्टी की जो प्रदेश की नीति रीति रहती है उसको नीचे काम करने का संगठन मंत्री के रूप में भाजपा में ही काम किया। तो उसी के हिसाब से उनको लगा कि इसको भी कहीं काम कराना चाहिए, तो उन्होंने टिकट दिया। अच्छा, आपकी फेसबुक आईडी पर आपका फोटो मोदी जी के साथ लगा है, किस समय का फोटो है वो? क्या मैं जब संगठन मंत्री था तब वो सवाल लेने आए थे। कहाँ पर? ये छतरपुर में। छतरपुर। तब उनसे मुलाकात हुई थी और भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में जाते थे तो उसमें मुलाकात हो जाती थी सहज रूप से। आपको अचानक टिकट मिला, जो भी हुआ निर्णय, एक जीत एक हार होती है। उस निर्णय के पश्चात आपने राजनीति में किस तरीके से सक्रिय होने का निर्णय लिया आपने? मैं तो शुरू से ही जब संगठन से जुड़ा तो इस देश के बारे में पार्टी के जो विचार रहते हैं उनसे प्रभावित होकर मैं इसमें जुड़ा। और इसके माध्यम से सत्ता में या जनप्रतिनिधि के रूप में भी पार्टी कभी मेरे बारे में विचार करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन पार्टी नेतृत्व को जब लगता है कि हाँ इसको फील्ड में भेजना चाहिए और लोगों के बीच में जाकर सेवा करने का अवसर देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा निर्णय किया और मैं उसमें काम किया। अभी मतलब आगे भी आपने नगरपालिका में कुछ मन बनाया है? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ मन नहीं बनाया, लेकिन पार्टी निर्णय करती है कार्यकर्ता के विचार देख के, उसके भावना, लोगों को सेवा करने के देख करके। तो इस हिसाब से जो पार्टी की रीति नीति है उस पर चलते हुए लोगों के बीच में काम करते हैं। जहाँ जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से लोगों के बीच में सेवा भाव करने का काम निरंतर जारी है। चलो, किसी कारणवश आपको जो है नगरपालिका अध्यक्ष का जो टिकट मिला था आप सफल नहीं हो पाए। आपके मन में ऐसे क्या काम थे, अगर आप नगरपालिका अध्यक्ष बन जाते तो आप उनको करते? अगर नगरपालिका अध्यक्ष बनने का अवसर मुझे मिलता, जनता मौका देती, तो इस श्योपुर की दिशा बदलने का काम करते। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। श्योपुर में विकास को लेकर के जो धारणा है, कुछ काम रमेश जी ने किए थे यहाँ, लेकिन विकास के एजेंडे पे जनप्रतिनिधियों का जागरूक कमी रहे, जैसा मेरे को लगा। लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है। तो ये श्योपुर को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प था, सुंदर बनाने का, इसको एक अच्छा शहर विकसित करने के रूप में जो कर सकते थे, क्योंकि मैं 14 साल तक बाहर ही रहा तो पूरे देश में मेरा जाना हुआ, तो जो अच्छे शहर दिखते हैं हाँ, उस शहर के रूप में इसको साकार करने के सपने हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पेयजल से लेके सीवर लाइन है, अभी बाईपास रोड की भी जो दुर्दशा है, अभी एक पार्क बना है उसको भी और अच्छे से विकसित करने का काम हो सकता था। और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें आज भी हम जाकर के देखते हैं, पक्कर चौराहे से लेकर के अम्बेडकर नगर, इधर अपन वार्ड नंबर 17 में यहाँ पास में ही जो अपना आदिवासी वार्ड के रूप में आरक्षित है। तो बहुत काम करने की आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। श्योपुर की जनता इतनी भोली और सीधी है कि जब उसके बाद में काम होता है तो वो ये तक नहीं देखती कि 8 इंच की सीसी स्वीकृत है तो वो 5 इंच की गिट्टी डल रही है, उसमें कितना सीमेंट और गिट्टी डलना चाहिए, तो वो देखते ही नहीं है। तो वास्तव में ईमानदारी से यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अधिकारियों पर पूरा विश्वास करते हैं? हाँ, करप्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ देखने में आता है, क्योंकि जनता का सीधे होने का नाजायज़ फायदा बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ अधिकारी भी उठाते रहे, उसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व रहे हैं। खुलेआम जो भ्रष्टाचार का वो है बंदर बांट, उसको लेकर यहाँ संघर्ष भी हुए हैं। कभी कभी ये बात बहुत बुरी लगती है, जैसे आपने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व रहते हैं। जनप्रतिनिधि तो जनता की सेवा के लिए है।
जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो परसेंटेज को लेकर के जो ठेकेदार काम करते हैं, खुलेआम सबको पता है 20 से 25% नगर पालिका में लोगों ने दिए हैं, चाहे उसमें सीएम हो रहे हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक उनका परसेंटेज नहीं मिलता उस काम को बढ़ने नहीं देते। वैसे नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इतना परसेंटेज तो मेरे को भी थोड़ा विश्वास नहीं होता, पर अगर लगता है तो वास्तव में जो है ये जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। अभी आप देखोगे कि श्योपुर शहर में एक बाईपास पर जो पार्क बना उसमें 60 लाख से ज़्यादा मटीरियल बनी, एक स्टेडियम के पास जो 76 लाख का पार्क बना है उसमें भी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। तो किसी भी चीज़ को आप देखोगे उठा के तो बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की बू नजर आती है उसमें से। तो ये जो डेवलपमेंट शहर का हो सकता था वो भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया। मतलब श्योपुर का विकास कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपने कहा अभी पार्क के बारे में, आपने कहा मैं आपको ज़्यादातर एक बाईपास पर जो नवीन पार्क बना है उस पर आपको कई बार देखता हूँ, और मैं जब भी जाता हूँ शायद आप मिलते हैं मुझे वहाँ पे, उस पार्क में काफ़ी भीड़ दे रही है। तो उससे ऐसा एहसास होता है कि श्योपुर में या तो एक ही पार्क है इसलिए भीड़ ज़्यादा है, या वो पार्क सुरक्षित है। आप उसके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है? वो जो बाईपास स्थित पार्क है 2 करोड़ 33 लाख का पार्क बना है वो, तो उसमें नरेंद्र सिंह जी से विगत 2 महीने पहले उद्घाटन करने का प्रशासन ने मन बना लिया था। तो माननीय तोमर साहब से उस समय हमने बात की कि भाई साहब इसमें अभी काम बाकी है, लेकिन प्रशासन आपसे उद्घाटन करा के अंधेरे में रख के उद्घाटन कराना चाहता। उस समय उसमें जो फव्वारा है वो नहीं लगा था, उसमें बच्चों के और बड़े लोगों के लिए ओपन जिमानी थी वो भी नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उसमें खेलने के झूले नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, लाइट केवल 2 लगी हुई थी। तो ये सब बाहर पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं थी, एक सेल्फी पॉइंट बनना था। तो ये 10 चीज़ें थी जिसको लेकर हमने बात की तोमर साहब से कि अभी ये चीज़ इसमें होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बात की, कैमरे नहीं थे वहाँ, तो ये सब उन्होंने पार्क में कैमरे भी लगवा दिए। पार्क में 10 कैमरे चालू हैं आज की सुरक्षा की दृष्टि से। फव्वारा चालू हो गया, ओपन जिम चालू हो गई, बच्चों के झूले लग गए, और सेल्फी पॉइंट का जो काम है कॉर्नर में वो भी चालू है। बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए वहाँ पेवर ब्लॉक आ गए हैं, और अभी महिला की एक जिम भी उसमें आवश्यकता महसूस होती है, सारे लोग आते हैं, तो उसकी भी बात की है। और कुछ अपने स्पोर्ट्स के जो गद्दे कराटे के बहुत 10 लाख के गद्दियाँ पड़े हुए हैं यहाँ आ गए, लेकिन आज तक वो किसी के काम नहीं आए, क्योंकि स्पोर्ट्स अधिकारी का ये कहना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं, हम देने तैयार हैं। तो उसकी बात भी अभी कलेक्टर महोदय से महावीर सिंह जी के साथ में जाकर अभी हमने की थी, तो वो भी हैंड ओवर करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो चीज़ आई है जिले में वो उनके उपयोग में आए, तो बाईपास पार्क बहुत अच्छा पार्क बने, और भी शहर में बहुत सारी चीज़ें। नहीं, वास्तव में ये चर्चा का विषय है कि बाईपास पे जो पार्क बना है वो अच्छा बना है, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका लाभ मिल ही रहा है। आपने भी स्पोर्ट्स की बात भी की, स्पोर्ट्स में आप हॉकी के भी प्रभारी हैं श्योपुर के, और अन्य खेल भी आप कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष हैं, तो उन खेलों के बारे में क्या चल रहा है, और स्टेडियम में कितना भीषण विवाद चल रहा है अभी आपने देखा? अभी जैसे आपने कहा खो खो हॉकी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। खो खो से मोदी जी का जो खेलो इंडिया उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है श्योपुर से, जिसको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप प्रति महीने मिलती है। बहुत सारे बच्चे राज्य स्तर पे और अंतर्राज्यीय स्तर पे गए हैं, हॉकी में भी हैं, और फुटबॉल भी यहाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ राज्य स्तर पे खेलने गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि श्योपुर में अभी तक फुटबॉल का कोई ग्राउंड नहीं था, हॉकी का भी कोई ग्राउंड नहीं है। खो खो का जो ग्राउंड है वो देहात थाने के पीछे बच्चे वहाँ खेलते हैं खुद की व्यवस्था से। तो एक जो स्टेडियम है क्रिकेट के लिए जो बना है, तो फुटबॉल के बच्चे भी वहाँ खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर और एसपी साहब ने कहा कि यहाँ इसमें केवल क्रिकेट के बच्चे खेलेंगे, फिर ये बाकी भी तो बच्चे हैं। जब देश में एक तरफ मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ें, अब वो केवल ये चाहते हैं कि आप मैदान उपलब्ध करा दो, उसमें भी अगर प्रशासन नहीं कर पाए तो ये उसका दुर्भाग्य समझो। इसको लेकर बात भी की अभी कलेक्टर, एसपी और स्पोर्ट्स ऑफिसर ने। ये स्टेडियम बनाया तो नगरपालिका ने था ना? नगरपालिका ने बनाया, लेकिन नगरपालिका इसको संचालित नहीं कर पाई, ये भी अपना दुर्भाग्य समझो। जबकि सारे स्पोर्ट्स के खेलने के लिए वो पर्याप्त स्थान है, लेकिन उन्होंने अपने उसका पालन नहीं कर पाया, और वो उन्होंने स्पोर्ट्स खेल विभाग के अधीन सुपुर्द कर दिया, इसलिए सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब बात हो गई है अपने फुटबॉल के लिए भी, वहीं जो हेलीपैड है वहाँ 22 लाख का एस्टीमेट उन्होंने बनाया, प्राकलन भेज दिया है। हॉकी के लिए भी उन्होंने वहाँ एक स्थान दिया है स्टेडियम के बाहर जो है, और खो खो के मैं पहलपुर में भी कई लीडर से मैंने पूछा भी, और आज भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जब स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी तो नेता लोगों ने काफ़ी तालियां बजवाई मंच पे, काफ़ी कि साहब श्योपुर के लिए स्टेडियम आ गया और अब खेल में कोई श्योपुर पीछे नहीं रहेगा। बाद में वो केवल क्रिकेट के लिए होकर रह गया। ये स्टेडियम तो सभी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए होना चाहिए ये अब उसमें जो उनका लॉजिक है वो ये है कि पिच खराब हो जाती है, तो पिच के ऊपर भी सारे बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मुझे लगता है यहाँ राष्ट्रीय लेवल का गेम अभी तक तो होने की कोई तैयारी नहीं है, और उस राष्ट्रीय लेवल या प्रदेश लेवल के भी खेल जब यहाँ नहीं होते हैं तो दूसरा खेल लोगों को खेलने देना चाहिए। बिल्कुल खेलने देना चाहिए, और ये बात भी हुई है प्रशासन से कि जब तक फुटबॉल का ग्राउंड बनकर तैयार नहीं होता, सब खिलाड़ियों की यही मांग थी, आप भी उस समय गए थे कि जब तक फुटबॉल का ग्राउंड नहीं बनता तब तक इनको यहाँ खेलना दिया जाए। बिल्कुल, ये भी आपकी अच्छी पहल है। अभी कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब ने भी शायद बैठक लेकर उसमें आप थे, तो उसमें क्या निर्णय हुआ था? निर्णय यही हुआ जब तक फुटबॉल का ग्राउंड नहीं बनेगा तब तक बच्चे यहाँ खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं आपसे एक नए पहलू पे बात करना चाहता हूँ कि श्योपुर में नगरपालिका चुनाव अगले 2 महीने के अंदर ही होने वाले हैं, और अब टिकट किसको मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, और कौन श्योपुर क्षेत्र के विकास के लिए आगे आएगा, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो कार्यकर्ता होगा भाजपा का, और निश्चित रूप से उसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में होगी, उसके अंदर सेवा की भावना होगी, तो वो इस भाव के साथ ही काम करेगा कि इस शहर को विकसित करना है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन पार्टी करेगी उसमें। और कई बार ये हो जाता है कि हमारे भी कार्यकर्ता, अगर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो केवल सत्ता से जिनका जुड़ाव होता है, पार्टी की निष्ठाओं को उन्होंने जब अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, तो ऐसे लोग भी हैं कुछ जो पार्टी को उठा के फेंक देते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि जो भी पार्टी जिसको भी तय करे उसके साथ काम करें और उसको जिताने का काम करें। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे यहाँ लागू करेगा। तो पिछली बार जैसे अपने सरकार थी लेकिन नहीं बन पाई तो उसका नुकसान शहर को हुआ, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसी अपेक्षा है। बिल्कुल, सरकार अब तो सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। श्योपुर काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा है कूनों में शेरों का और बड़ी रेल का।
और जैसा कि आपसे कई बार बात हुई है और अभी भी आप बता रहे हैं कि सांसद जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी से आपकी बात लगातार होती रहती है, तो अब तो वो केंद्र में काफ़ी बड़े मंत्री हैं। श्योपुर की रेल और कोनों में शेर, श्योपुर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और रेल का काम तो शुरू भी हो गया है। आप अगर बामोर तक उधर जाना आपका हो तो उधर पूरा तेज़ गति से काम चल रहा है, और ये बड़े कामों में ये बात सही है कि टाइम लगता है। तो रेल का जो सर्वेक्षण के लिए जितनी राशि देनी थी वो राशि उन्होंने दी है, वो काम में गति भी है, तो निश्चित समय में ये काम पूरा होगा, ये पूरा विश्वास है, इसमें कोई कहीं कमी नहीं है। दूसरी रही शेरों की बात, तो इसमें 3 बार जो इसके अपने पर्यावरणविद रहते हैं, इसमें शेरों के लिए अनुकूलता है कि नहीं, 3 बार कमेटी गठित हुई कि तीनों मौसम में उसकी अनुकूलता गई है। तो एक रिट गुजरात से किसी एनजीओ ने लगाई है अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ अनुकूलताएं नहीं है, तो उसके कारण थोड़ा सा व्यवधान है। सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की भी पूरी मंशा है, और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में माननीय तोमर साहब, सीएम साहब ने भी इसके लिए बात की है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये थोड़ा सा व्यवधान जो पैदा एनजीओ ने किया है, जो शेरों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, उनका ये कहना था कि वहाँ अनुकूलताएं नहीं है। अनुकूलता की रिपोर्ट चली गई तो उन्होंने कुछ दूसरे क्वेश्चन उठाए, तो उसके समाधान होने के बाद ये बात कहीं ना कहीं इसलिए मानने लायक नहीं है कि अगर अनुकूलता नहीं होती तो सेंचुरी यहाँ बनाई नहीं जाती। नहीं, अनुकूलता है ना। पहले अनुकूलता देखी गई होगी, तभी शासन ने यहाँ पर बजट भेजा और पालपुर में कई गांव हटाकर नहीं, ये बात सेंचुरी बनाई। आपकी बात सही है, अनुकूलता है, और जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इस बात की रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में वो शामिल भी कर ली गई है। लेकिन इसके बाद वहाँ के जो एनजीओ हैं उन्होंने कुछ और क्वेश्चन उठाए, तो उस पर अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन शेर जरूर आएंगे। बिल्कुल, श्योपुर के विकास में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन श्योपुर का जो ट्रैफिक है और खासतौर से मेन बाजार का, वो बेहद खराब है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्योपुर का मार्केट पहले सकरा था इससे, लेकिन रमेश जी ने उसको, अपने जो मीरा भाभी जी अध्यक्ष थी, उस समय प्रयास करके कुछ अतिक्रमण जो था वो हटाने का काम हुआ। लेकिन शहर में नगरीय प्रशासन काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है, उसकी अधिकार भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं नगर प्रशासन की उदासीनता इसमें दिखाई देती है। नहीं तो ये न तो आप ये देखेंगे गोलंबर पे से कौन राइट साइड चल रहा है, कोई लेफ्ट चल रहा है, कौन गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, भारी वाहन शहर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये बात सही है, इसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, उनको जिस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए, तो अगर वो कार्रवाई करेंगे तो व्यक्ति आगे के लिए सचेत हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त नजर आती है इस मामले में। नहीं, ये छोटे कार्य हैं, लेकिन इनसे परेशानियां ज़्यादा होती हैं। जे आप लीडर हैं, श्योपुर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो जिस तरीके से आपने अभी बताया कि हम पार्क पे ये ध्यान दे रहे हैं, ऐसे श्योपुर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, आवश्यकता है, और इसमें सबको मिलकर ध्यान देने से इसका सकारात्मक परिणाम आएगा सारे लोगों का। अब कई बार जो दुकानदार हैं उनकी भी बाइकें खड़ी रहती हैं, तो ये सब समस्याएं हो जाती हैं। दुकानदारों को भी बाइक कहीं ना कहीं खड़ी करना चाहिए अगर ट्रैफिक जाम में। उसके लिए प्रशासन अगर उनको व्यवस्था बना के देगा, जैसे अभी बीच में प्रतिभा पाल जब कलेक्टर थी, तो उन्होंने जो पुराना हॉस्पिटल है उसको पार्किंग के रूप में डेवलप करने की बात करी थी। उनके जाने के बाद वो काम सब स्थगित हो गया, और उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया। पार्किंग की भी हुई थी और हॉस्पिटल में से भी एक रास्ता निकालने की बात हुई थी, और शायद ये जो बाईपास पे पार्क बना ये भी उसी टाइम पे तेजी आई थी इसमें। तो ये तो माना जा सकता है कि अगर कोई प्रभावी अधिकारी आ जाए तो काम में भी स्पीड आती है। अभी नगर पालिका में वैसे जब से मिनी अग्रवाल जी आई हैं तब से मैंने देखा है कि कुछ साफ सफाई और राजस्व वसूली का भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इस राजस्व का कुछ लाभ होगा शहर को? नहीं, बिल्कुल, राजस्व जब वसूली होती है तो उसका पैसा तो शहर के विकास में लगता है, तो अभी वसूली ठीक हुई है तो उसका आगे आने वाले समय में सदुपयोग होगा, तो निश्चित रूप से शहर को लाभ होगा। अब मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनता को ये बताएं कि श्योपुर में अगर आपको कभी मौका मिला या भारतीय जनता पार्टी को कोई नगर पालिका अध्यक्ष मिलता है पुणे, तो क्या विकास की संभावना है, आप क्या करना चाहेंगे? श्योपुर में अगर बात करें तो साफ सफाई से लेकर के कर्मचारियों को जिस हिसाब से काम करने की आज आवश्यकता है उतनी काम दिखाई नहीं देता। तो पहले तो कर्मचारियों की व्यवस्था ठीक से हो, उनकी प्लानिंग ठीक से हो। अभी स्वच्छता को लेकर एक बैठक हुई तो हमारे यहाँ 14 गाड़ियाँ हैं, लेकिन 14 गाड़ी कब कौन से वार्ड में जाती है उस वार्डवासी को भी मालूम नहीं है कि कौन सी गाड़ी कब आएगी। तो कलेक्टर साहब से मैंने उस समय मीटिंग में बात की थी कि इनका टाइम निर्धारित हो कि इस गली में ये आधा घंटे के अंदर 7:30 से 8 बजे तक गाड़ी पहुँचेगी। तो अगर समय पर गाड़ियाँ पहुँचेंगी तो व्यक्ति कचरा को फिर गाड़ियों में डालेगा, तो इस तरह की बात होगी तो एक शहर स्वच्छ होगा, समय पर झाड़ू लगे। फिर आज जो स्थितियाँ हैं नगर की, जैसे अभी मैरिज गार्डन एक बना था, लेकिन वो जब बनाया था तो उसका उद्देश्य था कि गरीबों के लिए इससे लोगों को लाभ मिलेगा, गरीब लोग उसमें शादी करेंगे, लेकिन उठा के उसको टेंडर पे दे दिया, 86 लाख में टेंडर कर दिया। अब जब वो 86 लाख में टेंडर करेगा तो गरीबों के लिए तो उपयोग नहीं होगा। नहीं, वो तो फिर जो लाखों रुपए अन्य लोगों को मिलता है उसी तरीके से मिलेगा। एक नगरपालिका की और बहुत बड़ी समस्या है, बोर पानी काफ़ी देर तक देते हैं, लोग बाग पानी स्टॉक नहीं करते हैं, और जिसको भी जब भी बोर की जरूरत होती है वो जाके चला देता है। फिर हम जब वाटर लेवल गिर जाता है तो बात करते हैं चंबल से पानी लाने की और पार्वती से पानी लाने की। हाँ, तो ये जो ट्यूबवेल हैं शहर में उसका भी निश्चित समय हो और सब जगह सप्लाई पहुंच जाए, इसकी चिंता की भी आवश्यकता है। शहर में हम देखेंगे कि नाले जो बने हुए हैं उसमें टेक्निकल रूप से बहुत गलतियां हैं। कई बार पता चला कि नाले का भाव इधर है, वो लास्ट में जाकर रुक जाता है, उसकी निकासी का साधन नहीं है। आप ब्लॉक कॉलोनी में केशव नगर में देखोगे वहाँ स्थिति है, कई वार्डों में ये स्थितियाँ हैं। तो उनको ऊपर से जब नीचे की ओर अगर नाले को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो पानी शहर के बाहर जाएगा, तो उसके कारण शहर में कई जगह पानी भरा रहता है, तो उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो शहर में सारे नालों का पानी सही ढंग से बने अगर वो तो एक दिशा में बाहर निकलेगा तो जल भराव कम होगा, उसके कारण बीमारी कम होगी। स्वच्छता है, फिर अपने जो वार्ड में जिस हिसाब से सीसी होना चाहिए तो उसकी कमी, आज शहर में जो कॉलोनी डेवलप हुई है उसमें टीएनसी की प्लानिंग के तहत पूरी कॉलोनी नहीं है, तो आज उनको लोन भी लेना तो कई लोग परेशान होते नजर आते हैं। तो शहर के डेवलपमेंट की जो व्यवस्था है ठीक से होना चाहिए, आधुनिक रूप से, उसमें बहुत सारी
की करने की आवश्यकता हाँ, जो पैसा अब राजस्व वसूली में आ रहा है उससे कहीं ना कहीं शहर अगर ठीक हो तो ये पैसा शहर के काम आए। शहर के काम आए। क्योंकि अभी तक शायद वसूली भी ठीक नहीं हो रही थी तो लग भी उतना नहीं पा रहा था। लेकिन ये जो मैंने वाटर लेवल के लिए आपसे बात की कि लगातार पानी का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी एक सेमिनार हुई थी जल संरक्षण को लेकर कुछ समय पूर्व, हाँ तो उनका ये कहना था जो अपने यहाँ हॉल करने की जो आवश्यकता होती है, जो पानी बारिश में आता है तो वो पूरा बह के निकल जाता है, उसको रोकने के लिए भी कई पॉइंट बनाने की आवश्यकता है। गड्ढे करके उसमें जालियाँ लगा के वो नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से वाटर लेवल आता है। दूसरा, अपने किनारे पे जो सीप नदी है हाँ वो पूरा नाले का पानी उसमें जाता है, और वो आज उसकी जो गहराई थी हाँ उसमें भी बहुत अंतर आ गया, बहुत हद तक भर गई। अगर उसको शहर के दो तरफ से वो नदी घेरती है, बिल्कुल। उसको अगर गहरीकरण करेंगे तो शहर का वाटर लेवल भी बना रहेगा। हाँ। तो उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। गुप्तेश्वर से लेकर इधर तक तो ये राम मंदिर के ऊपर तक तो नदी सूखी जाती है, तो ऐसे गहरीकरण उसमें भी होने की आज आवश्यकता है। आज शहर में हम देखते हैं कि जब लोग मकान बनाते हैं तो मिट्टी की बड़ी परेशानी है। अगर प्रशासन इतना सा अनुमति दे दे कि ये इस नदी में से मिट्टी खोद के निःशुल्क ले जाने की परमिशन कर दे तो लोगों को मिट्टी भी मिलेगी और नदी गहरी भी होगी, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बल्कि जो बेचारे जब जिसको मकान बनाना है मिट्टी लेके आएंगे तो उनको पकड़ने का काम और करते पकड़ने का काम हैं, और उनको बेमतलब में परेशान और करते हैं। तो एक ही साथ में दो काम हो जाएंगे। आपसे जानना चाहता था कि अभी किसान भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है, तो ऐसा क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ने जो है कर दिया कि किसान परेशान हो रहे हैं और आप उन बिलों को लिए बैठे हैं? ये किसान नाराज हैं, उसमें कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। उसमें अभी 3 विधेयक आए हैं। तो पहला विधेयक था वस्तु भंडारण अधिनियम, ये 1955 में आया था। उसमें बड़ा क्राइसिस हुआ करता था, गेहूं कम हुआ करते थे और भी फसलें कम होती थी, तो लोग भंडारण करते थे तो कालाबाजारी बढ़ जाती थी, जिसके कारण दाम बढ़ते थे। अब 1955 के अधिनियम को सरकार ने बदल दिया। किसानों के पास आज पर्याप्त मात्रा में अन्न हो रहा है, अन्नदाता बड़ी मात्रा में उसको अपने भंडारण करने का अधिकार होना चाहिए, उसको जब कीमत मिले तब बेचे। अन्नदाता के अलावा आपने व्यापारियों को स्टॉक का वो दिया है तो उसमें आप ये देखेंगे कि व्यापारी भी 80% किसानी है। तो आज स्थिति है कि हम जब देखते हैं गेहूँ खरीदी होती है तो खरीदी करते करते बारिश आ जाती है, और कई बार चना और ये बाहर पड़ा रह जाता है, उसका पेमेंट जब तक गोदाम में नहीं जाता तब तक किसान को करने में दिक्कत होती है। तो पर्याप्त मात्रा में आज अन्न का उत्पादन हो रहा है, देश में नहीं विदेशों में प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ से निर्यात भी होता है। तो आज आवश्यकता है कि गाँव गाँव में उसका भंडारण किया जाए, और किसान को उसकी केवल अधिकार ही नहीं दिया, संशोधन नियम में 1955 वाले में नहीं किया, उसके साथ में मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। FPO और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को आपने 15 लाख रुपए दिए जो आपको रिफंड नहीं करने मोदी जी ने। फिर उसको संचालन करने के, किसान को चलो संचालन नहीं कर पा रहे तो उसमें संचालन करने के लिए 18 लाख का प्रावधान किया है, और एक जिले में आपका कोई लिमिट नहीं है उसमें, आप 10 से लेकर 300 किसान तक। किसान जब इतना खुल के किसानों को संगठन को आपने इतना खुल के विरोध जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को तो मैं एक विधेयक तो ये वस्तु भंडारण अधिनियम 1955 कुछ कॉन्टेक्ट की थी। ये दूसरा आता है किसान बंदोबस्त सुरक्षा और समझौता। ये इसमें जो आप कह रहे हैं कॉन्टेक्ट वो है ये कि किसान इतने लंबे समय से ये मांग करता है कि हमको पता नहीं है हमारी फसल कितने भाव में बिकेगी, बिल्कुल, तो हमें हमारी फसल का अपनी रेट तय करने का अधिकार नहीं है। तो वो रेट तय करने का जो अधिकार है वो ये है, किसान बंदोबस्त सुरक्षा और समझौता, यानी प्राइस बिफोर। हम फसल बोने जा रहे हैं, कंपनी आई ब्रिटानिया कंपनी, मान लो उसको 10 मेट्रिक टन गेहूं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 25 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, मार्केट का भाव आज 22 है, तो अगर हमको सहमत है तो हम उनसे समझौता कर सकते हैं। आज सरसों का दाम 60 से 70 रुपये पहुँच गया। अगर पहले किसी भी किसान से आप ये कहो कि हम 60 रुपये में आपकी सरसों देने तैयार है, तो वो सरसों करेगा कि नहीं करेगा? ये फसल बोने के पहले एग्रीमेंट होता है, और इसमें भी अगर किसान चाहे तो इसको एग्रीमेंट को तोड़ सकता है, लेकिन कंपनी नहीं तोड़ सकती। और मान लो उनके मन में संदेह के साथ 60 रुपये में हम सरसों का भाव तय कर रहे हैं, 80 हो गई तो उसमें भी आपकी बढ़ी हुई रेटों का आपको बोनस कंपनी को देना पड़ेगा। ये उसके कानून बनाए हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? उसमें सुरक्षा भी है, बंदोबस्त भी है, और उसमें ये चीज़ें नहीं हो रही कि आपको बीमा से कोई छेड़छाड़ की हो, MSP रेट में कहीं कटौती की बात नहीं हुई। लेकिन इसमें जो मूल बात है, तीसरी बात इसमें किसान व्यापार और वाणिज्य, ये तीसरा विधेयक है, यानी किसान अपने माल को पूरे देश में कहीं भी ले जा सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं, वो कहीं से भी ला करके बेच सकता है, दुकान खोल सकता है किसान। और किसान के माल पे विरोध हो रहा है, वो मेन विरोध हो रहा है एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसान ने कर लिया और बाद में रेट अधिक हो गई तो उसको पुराने तो अधिक रेट में ही किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम में नहीं करना, कोई व्यवस्था नहीं है वो उसके लिए उसकी इच्छा, उसकी सहमति। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाहर बेचने पर, किसी किसान ने किसी को माल बाहर बेच दिया मंडी के अलावा, और वो व्यापारी गायब हो जाता है, जैसा कि कई बार दिवालिया हो जाते हैं लोग या गायब हो जाते हैं माल लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी फिर कोई नहीं लेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जब माल बेचोगे तो उसको देने का अधिकार तो उसका ही। आज व्यापारी अगर मंडी से भी गायब हो जाते हैं, वो सारे लोग हैं, उसका कोई क्या करेगा? मंडी में केस का काम है ना, तो केस अगर कोई बाहर लेगा तो वो उधार भी ले सकता है। नहीं, ये तो किसान की सहमति के ऊपर है, उसमें किसान मजबूत थोड़ी है, किसान की इच्छा होगी वैसे किसान करेगा, किसान स्वतंत्र है। तो इसमें कहीं भी ये गुमराह करने वाली बात है इसमें जो बातें आ रही है। दूसरा, इसको किसानों को MSP 1964 से मांग रही है कि इसको कानून बनाया जाए। अब तक जितने भी दलों की सरकारें रही उसमें कांग्रेस से लेकर सारे, उन्होंने कभी बात नहीं की। अब विपक्ष में आके वो शुभचिंतक हो रहे हैं, तो वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बल्कि अभी तक तो यही हुआ है कि जो तीनों विधेयक हैं इसको बरसों से इसकी आवश्यकता थी, तो बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा केस कोर्ट में नहीं ले जा सकते, जबकि इस तरह की कहीं बात नहीं किसी भी कानून की, SDM ही सुनेगा। तो ये जो बात अनर्गल बातें आ रही हैं जो भ्रम फैलाने का काम है, वो राजनीति आप इतना भी तो मानेंगे कि पूरा पंजाब हरियाणा उस साइड ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, तो वो समझदार किसान है जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, अपन ये नहीं कहेंगे कि समझदार हैं कि नहीं है, लेकिन उसकी जो मूलभूत बातें हैं उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे किसान को नुकसान हो। फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध गुमराह किया जा रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। जो लोगों को मोदी जी की नीतियां समझ में नहीं आती, उनका काम, जैसे विपक्ष का काम हमेशा विरोध करने रहता है, उनको अच्छी बातें तो भी विरोध करना है, उनको गुमराह करना है, उस बातों पे ध्यान न देकर के उसकी सत्यता पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो लोग गुमराह नहीं हो रहे। आज पूरे देश में इस तरह की जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में भी भाजपा की सरकारें बिहार में बनी है और भी जगह बनी है। बिल्कुल।
धन्यवाद, आप शोको सिटी न्यूज़ परफेक्ट पे पधारे। ये थे बिहारी सिंह जी सोलंकी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनका कहना है किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसान अगर समझे तो यह कानून उनके लाभ के लिए है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों का प्रतिद्वंद जारी है और किसानों का भी विरोध है। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है। नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।